गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकूदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम अभी अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है तथा साथ ही अमेरिका की समिति प्रणाली की, और साथ ही हम अब ब्रिटेन के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हमें नज़र आता है और ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका में कानून बनाने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक दोनों ही सदन के सदस्यों के द्वारा रखे जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले केवल प्रतिनिधि सदन में ही आरंभ किया जा सकता है, अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। अमेरिका में शासन की अधिकारात्मक प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्था विकास से पूर्णतः अलग है। कार्यपालिका व्यवस्थापन का न तो नेतृत्व कर सकती है और न कांग्रेस में विधेयकों का संचालन कर सकती है। इस प्रकार अमेरिका में विधेयकों के संबंध में ये उल्लेखनीय है कि सभी विधेयक कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पूर्व स्थापित होते हैं और विधेयकों को सरकार का नेतृत्व प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया की। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे। पहला है बिल का प्रस्तुतिकरण। विधेयक को पेश करने का बहुत सरल तरीका है। प्रतिनिधि सदन में विधेयक को पेश करने वाला सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित विधेयक की एक प्रति सदन के क्लर्क की डेस्क पर रखे एक संदूक में जमा कर देता है। सीनेट में ये विधेयक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी के संदूक में जमा कर दिए जाते हैं। विधेयक पर तत्काल ही नंबर डाल दिया जाता है और इसे छपने के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता है, ताकि अगले दिन अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियां मिल सके। यही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। अब है समिति स्तर। विधेयक के शीर्षक के अनुसार उसे किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति में विधेयक की पूरी छानबीन की जाती है। यदि ये समितियां विधेयक को पसंद ना करें तो उसे फाइल कर दिया जाता है और उस पर विचार नहीं होता है। समिति द्वारा ऐसे किए जाने को विधेयक को कबूतर के दरमे में डाल देना कहा जाता है। अमेरिका में 95% विधेयकों की जीवन का अंत इसी प्रकार से किया जाता है। व्यवहार में समितियां विधेयकों के विषय में सर्वे सर्वा होती है। समितियां विधेयकों को प्रभावित करने होने वाले संबंधित हितों की सुनवाई करती है। वह सरकारी विभागों से किसी प्रकार की भी संबंधी सूचना प्राप्त कर सकती है। उसके पश्चात समिति अपनी गुप्त बैठक में उस विधेयक को बहुमत से अपना निर्णय कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समिति के सब सदस्य विधेयक पर एकमत नहीं हो पाते। ऐसी दशा में बहुमत और अल्पमत दोनों ही प्रतिवेदन के साथ विधेयक कांग्रेस को लौटाए जाते हैं। तीसरा है सूचीकरण और द्वितीय वाचन। समितियों को वापस आने के बाद विधेयक को किसी सूची में डाल दिया जाता है और फिर निश्चित दिनांक को उस पर विचार होता है। अमेरिका में कई प्रकार की सूचियां हैं। एक सूची संघीय सूची कहलाती है, जिसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जो आय व्यय व सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित होते हैं। दूसरी सूची सभा की सूची कहलाती है, जिसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध वित्त से नहीं होता है। तीसरी सूची संपूर्ण सदन की समिति की सूची कहलाती है, जिसमें स्थानीय विषयों तथा निजी निगमों आदि के विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं। इन सूचियों में विधेयक रखे जाने के बाद निश्चित दिनांक को सदन पर उस पर विचार करता है। इसके लिए सदन संपूर्ण सदन की समिति में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों व उसके स्वरूप पर पूर्ण विचार करती है। प्रत्येक धारा, उपधारा व शब्द पर विचार होता है। अंत में विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति मत लेकर निश्चित की जाती है।
अब आता है तृतीय वाचन। इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों पर केवल मोटे रूप में ही विचार किया जाता है। इसकी धाराओं, उपधाराओं व वाक्यों पर कोई विचार नहीं होता है। अंत में मतदान लेकर विधेयक का अंतिम निर्णय किया जाता है। अगला है विधेयक दूसरे सदन में। एक सदन द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रकार से गुजरता है। यदि दोनों सदन सहमत न हो तो दोनों सदनों की एक सम्मेलन समिति में विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। सामान्यतः सम्मेलन समिति में गतिरोध दूर कर लिया जाता है, परंतु यदि गतिरोध दूर न किया जा सके तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। फिर है विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। जब विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या उस पर अपने नियमित निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपने कानूनी आपत्तियों सहित विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज सकता है। परंतु यदि दोनों सदन विधेयक की उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार रद्द समझा जाएगा। वह कई विधेयक कांग्रेस का एक्ट बन जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त होने के अंतिम 10 दिनों में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति विधेयक का अंत कर सकता है। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका के कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर की। तो इस अंतर को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे। पहला है विधेयक के बारे में अंतर। ब्रिटेन में विधेयक सरकारी एवं गैर सरकारी, सार्वजनिक एवं असार्वजनिक में विभाजित किए जाते हैं, परंतु अमेरिका में विधेयक को इस प्रकार से विभाजित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में सरकारी विधेयक नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल भी जब विधेयक को प्रस्तुत करता है तो किसी साधारण सदस्य के माध्यम से ही ऐसा करते हैं। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के तरीके का अंतर। इंग्लैंड में विधेयक का प्रस्तुतिकरण 3 विधियों से होता है, जिसमें एक साधारण प्रस्तुतिकरण, दूसरा 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण, तीसरा विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अमेरिका में प्रस्तुतिकरण की विधि इंग्लैंड की पहली प्रकार की विधि से मिलती जुलती है, जिसके अंतर्गत विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस पर एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है प्रथम वाचन के तरीके में अंतर। इंग्लैंड में यदि प्रथम वाचन के बाद छपाई होती है तो अमेरिका में छपाई ही स्वयं प्रथम वाचन होती है। इंग्लैंड में प्रस्तुतिकरण व प्रथम वाचन दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि अमेरिका में समय की दृष्टि से दोनों अलग अलग होते हैं। चौथा है समिति अवस्था के संबंध में अंतर। इंग्लैंड में विधेयक समिति को द्वितीय वाचन के बाद दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका में विधेयक द्वितीय वाचन के पहले समिति को दिए जाते हैं। अमेरिका में समिति की शक्ति इंग्लैंड की समितियों से अधिक है तथा वे किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती है जिन्हें वे ठीक ना समझे। इंग्लैंड की समितियां किसी विधेयक को सिद्धांत अनुपयोगी समझकर या अन्य किसी कारण से रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकती है। पांचवा, द्वितीय वाचन के संबंध में अंतर। अमेरिका में द्वितीय वाचन से पहले समिति स्तर होता है, जबकि इंग्लैंड में द्वितीय वाचन के बाद विधेयक समिति को भेजा जाता है। अमेरिका में द्वितीय वाचन प्रारंभ होने से पहले एक सूची अवस्था होती है। ब्रिटेन में ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती। अगला है तृतीय वाचन के संबंध में अंतर। इंग्लैंड व अमेरिका दोनों की व्यवस्थापन प्रणाली का तीसरा वाचन प्राय एक सा होता है, पर मतदान के ढंगों के विषय में दोनों देशों की प्रणाली में अंतर है। इंग्लैंड में मतदान प्राय बताने वालों के द्वारा या खड़े होकर होता है, पर अमेरिका में वह जबानी खड़े होकर बताने वाले द्वारा या हाँ व ना में कहकर होता है और वहाँ प्राय दूसरा व चौथा ढंग प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अगला है द्वितीय सदन की भूमिका में अंतर। अमेरिका में कोई भी विधेयक
दोनों सदनों के मतैक्य के बिना पारित नहीं हो सकता, जबकि इंग्लैंड में लोकसभा व कॉमन सभा में मतैक्य न होने पर लोकसभा वित्त विधेयक को 1 माह तक तथा अन्य विधेयकों को 1 साल तक के लिए रोक सकती है। अगला है कार्यपालिका की भूमिका में अंतर। इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा को स्वीकृति प्रदत्त करनी पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, वह चाहे तो विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका में समिति प्रणाली की। ब्रिटिश संसद की भांति ही अमेरिकी कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। दोनों देशों की समिति व्यवस्थाओं में भी पर्याप्त भिन्नता है। यदि उत्पत्ति की दृष्टि से, ढांचे व संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की समिति व्यवस्था पर इंग्लैंड की समिति व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अमेरिका में भी समिति व्यवस्था के प्रचलन का प्रमुख कारण व्यवस्थापन कार्य में वृद्धि व कांग्रेस के बाद यथा समयाभाव रहता है। तो अब हम बात करेंगे अमेरिका में समितियों के प्रकार के। अमेरिका में 6 प्रकार की समितियां हैं, जिसमें पहला है स्थायी समितियां। सन 1946 में समितियों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। संशोधित अधिनियम के आधार पर प्रतिनिधि सभा में 20 और सीनेट में 16 समितियां हैं। इनमें 9 से लेकर 50 तक की संख्या होती है। ये सारी स्थायी समितियां हैं। प्रतिनिधि सभा में स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक चुनाव के पश्चात होता है, परंतु सीनेट में स्थायी समितियों के कुछ सदस्य 2 वर्ष के पश्चात बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। सीनेट में एक सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है, परंतु प्रतिनिधि सभा में प्राय एक सदस्य एक ही समिति का सदस्य रहता है। अमेरिका में समितियों के सदस्यों के चयन में प्रत्येक दल की समिति वरिष्ठता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देती है। वरिष्ठता के नियम के अनुसार ही प्रत्येक समिति का चेयरमैन भी सदन के द्वारा चुना जाता है। व्यवहार में समितियों के चेयरमैन बहुमत दल से लिए जाते हैं। सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन में कई सारी स्थायी समितियां हैं। दूसरा है विशेष समितियां। ये समितियां विशिष्ट उद्देश्य से बनाई जाती है और उनका जीवन तभी तक चलता है जब तक वे अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है और कार्य पूर्ण होने पर ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। अगला है कॉन्फ्रेंस समितियां। जब प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो, तब उस मतभेद को समाप्त करने के लिए तत्कालीन रूप से दोनों सदनों के 3-3 या 5-5 सदस्यों को मिलाकर सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है। सम्मेलन समिति का उद्देश्य किसी तरह मतभेद समाप्त कर समझौतों पर पहुंचना होता है। इस समिति में प्रत्येक सदस्य इकाई के रूप में मत देता है। समिति प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों को उचित निर्देश भी देती है, किंतु सीनेट के सदस्य मुक्त रूप से कार्य करते हैं। अगला है संपूर्ण सदन की समिति। इस समिति का प्रयोग भी अमेरिका की व्यवस्थापन प्रक्रिया में अधिकतर किया जाता है। इस समिति में वस्तुतः सदन के सब सदस्य होते हैं। सदन व समिति में अंतर केवल इतना होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष सभापतित्व करता है और समिति की बैठक में अध्यक्षता नहीं करता है। इनमें से जो कि उसका अधिकार चिन्ह होता है मेज के नीचे रख दिया जाता है। समिति की गणपूर्ति 100 सदस्यों की होती है। मुख्य रूप से प्रतिनिधि सदन ही संपूर्ण सदन की समिति के रूप में कार्य करता है। सीनेट बहुत ही कम इस समिति के रूप में कार्य करती है। ब्रिटेन की तरह सभी धन विधेयक तो इस समिति के पास आते ही है, परंतु अमेरिका में सामान्य विधेयक भी समिति के सम्मुख आते हैं। अगला है नियम समिति। नियम समिति का संबंध मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रिया से। यह समिति यह भी निश्चय करती है कि सदन का समय किस भांति सदुपयोग में लाया जाए। जो विधेयक स्थायी समितियों में आज से आते हैं
वे नियम समिति के पास भेजे जाते हैं। जब नियम समिति स्वीकृति देती है तभी उस पर सदन में विचार होता है। पूर्व में इस समिति का अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होता था, परंतु अब अन्य स्थायी समितियों की तरह ही नियम समिति का भी गठन होता है। इस समिति में 12 सदस्य होते हैं। अगला है संयुक्त समितियाँ। कभी कभी कई ऐसे विषय आ जाते हैं जिनकी जांच व अन्य कार्य के लिए दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करना आवश्यक होता है। ऐसे अवसर पर दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। समिति की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है तथा विषय के महत्व के पर निर्भर करता है। समिति का कार्य पूरा हो जाने पर समिति समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अमेरिका में समितियों का अत्यंत महत्व है। समितियों द्वारा व्यवस्था कार्य संपादित किया जाता है। समिति किसी भी विधेयक के जीवन और मरण का स्थल है और वहाँ समितियों को छोटी व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। अब हम अमेरिका तथा ब्रिटेन की समिति व्यवस्था में अंतर की बात करते हैं। तो अमेरिका में समितियाँ ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती है। समितियाँ स्वयं ही किसी विधेयक को समाप्त कर सकती है, परंतु ब्रिटेन में समितियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं होती है। उन्हें प्रत्येक विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। अमेरिका में सदन में प्रथम वाचन के पश्चात ही विधेयक समिति को सौंप दिया जाता है। ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के पश्चात समिति को सौंपा जाता है। अमेरिका में 20 स्थायी समितियां हैं। इनका गठन विषयवार होता है। समितियों के अध्यक्ष बहुमत दल के व्यक्ति होते हैं। इंग्लैंड में 5 स्थायी समितियां हैं। इनका गठन विषयवार नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि समितियों का अध्यक्ष बहुमत दल का हो। अगला है अमेरिका में समितियों का गठन प्रतिनिधि सदन में दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा की गई सूचियों के आधार पर सदन में चुनाव होता है और जो कि औपचारिकता मात्र है। इंग्लैंड में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा होता है। अगला है अमेरिका में समितियों का अध्यक्ष मनोनीत करते समय वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता है। इंग्लैंड में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य योग्यता रखता है तो वह भी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला अमेरिका में विधेयकों का द्वितीय वाचन संपूर्ण सदन की समिति में होता है। इंग्लैंड में विधेयकों का द्वितीय वाचन नियमित सदन में होता है। इसके अलावा अमेरिका में दोनों सदनों के नियम निर्धारण और उनमें परिवर्तन के लिए एक पृथक समिति नियम समिति होती है। इंग्लैंड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती है और सदन की कार्यवाही परंपराओं पर आधारित होती है। अमेरिका में समिति के अध्यक्ष काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इंग्लैंड में समिति के अध्यक्ष इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि यदि इंग्लैंड की संसदीय शासन समिति शासन है तो अमेरिका के अध्यक्षीय राज्य में भी समितियां छोटा विधानमंडल होती है। इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में समितियों की शक्तियाँ अधिक है और वह अधिक प्रभावशाली है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कानून बनाने की प्रक्रिया तथा समितियों के प्रकार की। धन्यवाद।